जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं राष्ट्रपति की पावर्स और शक्तियों के बारे में, जो भारतीय संविधान द्वारा दी गई हैं उसको। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और एज ए देश के नागरिक भी आपको मालूम होना चाहिए हमारे देश के जो राष्ट्रपति होते हैं उनको भारतीय संविधान द्वारा कौन कौन सी पावर्स, कौन कौन सी शक्तियाँ दी गई हैं। अगर मैं भारतीय संविधान में देखता हूं तो पाता हूं कि तकरीबन 8 प्रकार की पावर्स और शक्तियों का जिक्र किया गया है जो राष्ट्रपति को भारतीय संविधान द्वारा दी गई हैं। ये 8 प्रकार की पावर्स शक्तियां कौन कौन सी हैं, थोड़ा सा एक बार इन पर हम निगाह डाल लेते हैं। बाद में जो है फिर डिटेल से बारीकी इन पर जो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो पावर, जो शक्ति है जो भारतीय संविधान में जिसका जिक्र किया गया है, जो राष्ट्रपति को दी गई है, वो है कार्यकारी शक्तियां। कार्यकारी शक्तियां मतलब मोटे तौर पर आप ऐसे समझ लीजिए, केंद्र स्तर पर यानी संघ स्तर पर जो सरकार सत्ता में है, वो सरकार जब चुनकर जाती है, यानी चुनकर जब सरकार, कोई नई सरकार जब केंद्र में पहुंचती है तो अपने में से एक लीडर चुनती है अपना, जिसे प्रधानमंत्री कहते हैं। और वो प्रधानमंत्री जो है अपने जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंटों में से कुछ व्यक्तियों को जब मंत्री चुनता है, इसके बाद जो है फिर प्रधानमंत्री और जो उच्च स्तर के मंत्री होते हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री, वो जो है और भी जो है उच्च पदों पर जो है व्यक्तियों के जो चुनाव करते हैं, यानी उनका सिलेक्शन करते हैं। और आयोगों का निर्माण होता है, काफ़ी आयोग बनाए जाते हैं काम करने के लिए। ठीक है, जजों की नियुक्तियां होती हैं, हाई कोर्ट के जज हों या सुप्रीम कोर्ट के जज हों। ठीक है, और जो विदेशों में जो राजदूत जाते हैं या विदेशों के राजदूत हमारे देश में आते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति करना हो, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करना हो, या नियंत्रण महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करना हो, तो ये सभी जो नियुक्तियां होती हैं केंद्र स्तर पर, तो इनकी नियुक्ति जो है वो जो केंद्र में सरकार है डिसीजन वही लेती है, लेकिन राष्ट्रपति के नाम से वो नियुक्तियां की जाती हैं। तो इससे जुड़ी हुई जो राष्ट्रपति को पावर्स दी गई है भारतीय संविधान द्वारा, वो सभी सभी कार्यकारी शक्तियों में आती हैं। ठीक, ये मोटे तौर पर मैंने आपको बताया है, मोटा मोटी। डिटेल से मैं आपको जानकारी प्रोवाइड कराऊंगा कि इनसे जुड़े हुए आर्टिकल कौन कौन से हैं और डीपली जानकारी वो क्या है, हर एक स्टेप में आपको जो है डीपली लेकर चलूंगा। आइए इससे नेक्स्ट जान लेते हैं। कार्यकारी शक्ति से नेक्स्ट जो भारतीय संविधान में जिस पावर, जिस शक्ति का जिक्र किया गया है, वो आपकी विधायी शक्ति। विधायी मतलब कानून बनाने से संबंधित। आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत देश की जो संसद है वहाँ पर कानून बनते हैं, संविधान में संशोधन भी होते हैं। तो कानून बनाने से संबंधित जो भी पावर्स राष्ट्रपति को दी गई हैं, वो सभी की सभी पावर्स, जो सभी की सभी शक्तियाँ विधायी शक्तियों में आती हैं। ठीक है, और इसके नेक्स्ट है आपकी सैन्य शक्ति। सैन्य शक्ति आप सभी जानते हैं, हमारे देश में उच्च स्तर पर 3 तरीके की सेनाएं हैं, थल, जल और वायु। और इन तीनों सेनाओं का जो सभापति होता है वो राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति को इससे जुड़ी हुई, यानी तीनों सेनाओं से जुड़ी हुई जो शक्तियां हैं वो कौन कौन सी हैं, वो सभी सैन्य शक्तियों में आती हैं। और इससे नेक्स्ट आपकी आती है जो भारतीय संविधान में दी गई है, वो न्यायिक शक्ति, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्तियों में यानी सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करना, हाई कोर्टों के जजों की नियुक्ति करना, और राष्ट्रपति जो है सजाओं को भी माफ करते हैं और कम कर देते हैं। आपने ये बात सुनी होगी या पढ़ा होगा कि किसी की जो है फांसी की सजा को राष्ट्रपति ने वो माफ कर दिया, या किसी की सजा को कम कर दिया। तो इससे जुड़ी हुई जो पावर्स, जो शक्तियां भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रपति को दी गई हैं, वो न्यायिक शक्तियों में आती हैं। और न्यायिक शक्तियों के बाद जो है वो राजनीतिक शक्तियों का जिक्र किया गया है भारतीय संविधान में। राजनीतिक शक्ति मतलब विदेशों से जो हमारे देश के संदेश समझौते होते हैं, तो उससे जुड़ी हुई जो शक्तियां, पावर्स जो है राष्ट्रपति को दी गई हैं, वो राजनीतिक शक्तियों में आती हैं। और कुछ अवशिष्ट शक्तियों का भी जिक्र किया गया है भारतीय संविधान में। अवशिष्ट मतलब जो हमारे भारतीय संविधान में जगह जगह राष्ट्रपति की पावर्स, जो राष्ट्रपति को जो पावर्स दी गई हैं, उनका जिक्र किया गया है। तो वो सभी जो पावर्स हैं, जो शक्तियां हैं, जो भारतीय संविधान में जगह जगह दी गई हैं राष्ट्रपति को, वो अवशिष्ट शक्तियों में आती हैं। और सबसे लास्ट वाली जो है, जो 8वें नंबर की है, वो आपकी आपातकालीन शक्तियां, यानी इमरजेंसी पावर। 3 तरीके की इमरजेंसी पावर जो है राष्ट्रपति को दी गई हैं। इनसे जुड़े कौन कौन से आर्टिकल हैं, कौन कौन सी इमरजेंसी पावर हैं,
और किस तरीके से जो राष्ट्रपति के से जुड़ी हुई जो पावर्स हैं, जो शक्तियां हैं, वो किस तरीके से काम करती हैं, इसका हम जो है बाद में जिक्र करेंगे डीपली। ठीक है, तो मोटे तौर पर मैंने मोटा मोटी आपको बताया कि जो राष्ट्रपति से जुड़ी हुई लगभग जो ये 8 तरीके की शक्तियां हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो अब वन बाय वन करके हर एक जो है शक्ति के यानी पावर के बारे में हम राष्ट्रपति की जो पावर हैं, जो शक्तियां हैं, जो भारतीय संविधान द्वारा दी गई हैं, इनको जान लेते हैं। तो सारी पावर, सारी शक्तियों के बारे में अगर एक ही वीडियो में मैं आपको जो है जानकारी प्रोवाइड कराऊंगा तो आप सभी जानते हैं कि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी अगर मैं डीपली आपको बताऊंगा, क्योंकि किसी भी चीज़ के बारे में अगर गहराई से जानकारी देते हैं तो टाइम तो लगता ही मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये अच्छे से मालूम है। तो इस चीज़ को देखते हुए मैं आपको एक बड़ी वीडियो ना प्रोवाइड कराकर इस वीडियो के जो है कुछ और पार्ट भी प्रोवाइड कराऊंगा इस टॉपिक के। तो सभी पार्टों को आप जो है ध्यान से स्टडी करें, नोट्स बनाते चलें, और ना केवल इस टॉपिक से संबंधित आप जो है वीडियो को देखें, बल्कि जो है भारतीय संविधान से संबंधित जो भी वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कराई हैं, सभी वीडियो जो आप अच्छे से स्टडी करें, उनके नोट्स बनाएं, उनको रिवाइज करें। ठीक है, स्टडी करें जिससे कि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। तो आइए मैं स्टार्टिंग से लिए चलता हूँ और आपको बताता हूँ राष्ट्रपति की जो है कार्यकारी शक्ति कौन कौन सी है। तो राष्ट्रपति की जो कार्यकारी शक्ति है, इससे जुड़ा हुआ सबसे पहला जो आर्टिकल है भारतीय संविधान में, वो आपका आर्टिकल है 53 यानी अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में साफ साफ कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका जो शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी, और राष्ट्रपति इन शक्तियों का, इन पावर्स का जो यूज करेगा वो अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। ये बात आर्टिकल 53 में कही गई है। थोड़ा सा इसका अर्थ, इसका मतलब मैं बता देता हूं, अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा किस तरीके से करेगा। क्योंकि हमारे देश में जो है संसदीय व्यवस्था लागू है, संसदीय व्यवस्था होने की वजह से हमारे देश में जो है जो आम चुनाव होते हैं, और आम चुनाव जब होते हैं उनमें जो सरकार जीत कर जो है केंद्र में जाती है, और वो केंद्र में जब पहुंचती है तो वो जीती हुई सरकार अपने में से अपना एक लीडर चुनती है, अपना एक मुखिया चुनती है, जिसे प्रधानमंत्री कहते हैं, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कराई जाती है। ठीक, और वो फिर प्रधानमंत्री अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंटों में से कुछों को जो है मंत्री चुनता है, और उन मंत्रियों का चुनाव भी जो है राष्ट्रपति द्वारा कराया जाता है, और उन मंत्रियों को जो है अलग अलग विभाग सौंपे जाते हैं। किसी को रेलवे विभाग, किसी को बिजली विभाग, किसी को सड़क और परिवहन मंत्री यानी रोड, जो सड़क परिवहन मंत्री बना देते हैं, यानी रोड वगैरह के जो हमारे देश में जो रोड है उनकी जिम्मेदारी देते हैं। किसी को कोयला मंत्री बना देते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग विभाग, किसी को कपड़ा मंत्री। तो ये जितने भी कारोबार आप सभी देखते हैं जो हमारे देश में हैं, विभाग हैं, तो इनमें जितने भी उच्च स्तर पर जो मंत्रियों को विभाग सौंपे जाते हैं, तो सौंपता तो वो प्रधानमंत्री है, डिसीजन वो कैबिनेट स्तर के जो उच्च स्तर के मंत्री होते हैं वो और प्रधानमंत्री ही लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के नाम से वो सभी जो है नियुक्तियां यानी पदों पर जो है उनकी नियुक्तियां की जाती है, विभागों को यानी सौंपा जाता है। और उन्हें पद से हटाना हो तो डिसीजन वही प्रधानमंत्री लेगा और कैबिनेट स्तर के मंत्री लेंगे, लेकिन राष्ट्रपति के नाम से उनको फिर हटा दिया जाएगा। तो ये आर्टिकल इसी चीज की जानकारी देता है। तो आर्टिकल जो 77 और 299 जो है, इसमें साफ साफ कहा गया है कि जो विदेशों से जो संधि समझौते होंगे वो सभी के सभी जो है राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। जैसे कुछ संधि समझौते होते हैं ना विदेशों से, वो राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। लेकिन वही चीज है, जहां भी मैं राष्ट्रपति की पावर्स और शक्तियों के बारे में जिक्र करूंगा तो 99% वही है कि प्रधानमंत्री और उसके जो कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं डिसीजन वही लेते हैं, लेकिन जो है राष्ट्रपति के नाम से काम किया जाता है। ये आर्टिकल आपका जो 77 और 299 में यही बात की गई है कि जो संधि समझौते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। इससे नेक्स्ट आपका मंत्रिमंडल के निर्माण का अधिकार, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो प्रधानमंत्री का चुनाव करना हो या प्रधानमंत्री जो अपने मंत्रियों का चुनाव करता है, उन्होंने विभाग सौंपता है, तो ये सभी काम जो है करता प्रधानमंत्री और मंत्रियों के बीच में ही होता है। काम जो होता है, ये डिसीजन जो लिए जाते हैं वो प्रधानमंत्री और मंत्रियों के बीच ही लिए जाते हैं, फाइनल डिसीजन और लिस्ट तैयार हो जाती है, लेकिन उनकी पदों पर नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये मंत्रिमंडल का निर्माण हो जाता है।
राष्ट्रपति द्वारा। और आर्टिकल जो इससे नेक्स्ट जुड़ा हुआ वो 78 ख, यानी जो अनुच्छेद 78 का जो ख खंड है, इसमें जानकारी दी गई है कि राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह संघ सरकार के समस्त कार्यकलापों की जानकारी प्राप्त करें। ठीक है ना, यानी उसको अधिकार है। 78 का जो ख खंड है, इसमें जो पावर्स दी गई है राष्ट्रपति को कि राष्ट्रपति जो है, जो संघ स्तर पर जो है, वो जो प्रधानमंत्री है वो क्या काम कर रहे हैं इसकी जानकारी वो जो है जो वो ले, इसका अधिकार है, क्या काम चल रहा है। और प्रधानमंत्री का अधिकार बनता है, यानी उसका कर्तव्य बनता है कि राष्ट्रपति को इसकी जानकारी प्रोवाइड कराए। इतनी जानकारी 78 के ख खंड में वो दी गई है। और इससे अगर हम नेक्स्ट बात करें तो कि जो जानकारी दी गई भारतीय संविधान में, वो पदों पर नियुक्ति करना और पद मुक्त करना, यानी पदों जो उच्च स्तर पर जो पद होते हैं, महत्वपूर्ण पद होते हैं संघ स्तर पर, उन पदों पर जो है नियुक्ति करना और पद से हटाना, इस चीज़ की पावर भी जो राष्ट्रपति को दी गई है। और यहीं पर फिर मैं वो बात कहना चाहूँगा कि डिसीजन प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के ही मंत्री लेते हैं, किस पद पर जो है वो किसको बिठाना है और किसको हटाना है। ठीक है, लेकिन काम कराया जाएगा राष्ट्रपति के नाम से ही। जैसे मैंने शुरू में ही बताया था आपके जो नई सरकार जो जीत कर केंद्र में आती है, तो वो अपने में से एक प्रधानमंत्री का चुनाव करती है। ठीक है, और प्रधानमंत्री फिर मंत्रियों का अपने यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंटों में से मंत्रियों का चुनाव करता है। तो डिसीजन तो वो खुद ले रहे हैं कि किसको प्रधानमंत्री बनाना है, और फिर प्रधानमंत्री और वो मंत्री आपस में डिस्कस करके ये तय करते हैं कि किस किस को कौन कौन सा विभाग सौंपना है मंत्री को। लेकिन जब उन पर पदों पर उनको यानी मंत्री पद जब सौंपा जाएगा, वो राष्ट्रपति के नाम से सौंपा जाएगा। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नियंत्रण महालेखा परीक्षक का काफी महत्वपूर्ण पद है हमारे भारतीय संविधान में। हमारे देश में जो है काफी ऊंचा पद है नियंत्रण महालेखा परीक्षक का, जिसे कैग कहा जाता है शॉर्टकट में। तो ये इस पद पर जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अटॉर्नी जनरल, ये भी काफी महत्वपूर्ण पद है अटॉर्नी जनरल का, इस पर भी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसके अलावा जो है जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति करना हो, जो हमारे देश के जो हाई कोर्ट हैं उन हाई कोर्टों के जजों की नियुक्ति करना हो, तो या फिर जो हमारे देश में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करना हो, या और जो उस पर जो अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति करना हो। तो जो हमारे देश में इसके अलावा जो राज्य यानी स्टेट जो हैं उनमें जो राज्यपाल हैं उन राज्यपालों की नियुक्ति करना हो, वो भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और जो यूनियन टेरिटरी हैं यानी केंद्र शासित जो प्रदेश है, उसमें जो प्रशासक होते हैं, प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं जिससे कि वो वहाँ पर कामकाज देख सके उन यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेशों में। तो उन प्रशासकों की नियुक्ति करना वो भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, और संघ लोक सेवा आयोग आप सभी जानते हैं, यूपीएससी जो बोर्ड है उसका जो अध्यक्ष होते हैं उसकी नियुक्ति भी जो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लेकिन जितनी भी नियुक्ति मैं आपको बता रहा हूँ, इनकी नियुक्ति करना हो या इन्हें पद से हटाना हो, ये सभी की सभी नियुक्ति जो है इनके डिसीजन जो है वो प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के ही मंत्री लेते हैं कि किसको इन पदों पर बिठाना है और इन पदों से इनको हटाना है। लेकिन ये सभी की सभी नियुक्तियां या इनको पदों से हटाना डिसीजन ये लेंगे, लेकिन काम कराएंगे राष्ट्रपति के नाम से ही। नियुक्ति होगी वो राष्ट्रपति के द्वारा ही, पद से हटाया जाएगा वो राष्ट्रपति के द्वारा ही, डिसीजन प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्रियों का होगा। ठीक है, यहां तक अच्छे से क्लियर। आइए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका आयोगों का गठन। जैसे जल प्रदाय आयोग हो गया, अल्पसंख्यक आयोग हो गए, केंद्र स्तर पर आयोग होते हैं ना बने हुए, जो क्योंकि हर काम को करने के लिए एक अलग आयोग बना दिया जाता है जिससे कि उस काम को अच्छे से कराया जा सके। तो जो आयोग बनते हैं केंद्र स्तर पर, संघ स्तर पर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अल्पसंख्यक आयोग हो या जल प्रदाय जो आपका प्रदाय आयोग है
ये आपका वित्त आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग है, राज्यों के समूहों के लिए संयुक्त आयोग है, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर प्रतिवेदन देने के लिए आयोग है, पिछड़ा वर्गों के अध्ययन करने के लिए आयोग है, राजभाषा आयोग है। तो ये जितने भी मैं आयोग आपको बता रहा हूँ, या इस तरीके के और भी जो आयोग होते हैं केंद्र स्तर पर, संघ स्तर पर जो आयोगों का गठन किया जाता है, वो सभी राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाता है। डिसीजन प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्री ही लेते हैं, लेकिन गठन किया जाएगा राष्ट्रपति के नाम से, नाम राष्ट्रपति का होगा और काम प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्री करेंगे।